नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं चंद राजवंश की। अगर हम चंद राजवंश की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी चंद वंश की स्थापना की। अगर हम चंद वंश की स्थापना की बात करें तो ये बहुत बड़ा विवाद है इसकी स्थापना। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो चंद वंश की जो स्थापना करी है वो किसने करी है? सोमचंद ने करी है। ठीक है दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये थोवर चंद ने करी है। ठीक है, लेकिन अगर हम सारे तथ्यों को जोड़कर देखें तो ये जो थोवर चंद है ये 23वां राजा है चंदवंश का। ठीक है, कौन सा राजा है? 23वां राजा है। और इससे पहले रेशम का काम शुरू हो चुका था, रेशम की फैक्ट्रियां लग चुकी थी, रेशम का कार्य शुरू हो चुका था और खसों की भी एंट्री हो चुकी थी। अगर हम इन सारे तथ्यों को जोड़ें, जो जो कार्य हुए उन सारे तथ्यों को जोड़ें तो जो है बाद में रिजल्ट यही निकलता है कि जो सोमचंद है यही सबसे पहला राजा है चंद्रवंश का, और इसी ने चंद्रवंश की स्थापना करी है दोस्तों। ठीक है, माना जाता है ये जो चंद्रवंश का जो राजा है, कुछ विद्वानों का मानना ये है कि जो चंद्रवंश का जो राजा सोमचंद है ये घूमने के पर्पज़ से, यात्रा करने के पर्पज़ से उत्तराखंड में आया था। और ब्रह्मदेव जो कि कत्यूरी वंश का अंतिम राजा था, वो उसने सुई का किला बनाया था दोस्तों, और उसमें उसने अपने आप को एंटर कर लिया था। और इसकी नज़र जो है वो सोमचंद पर पड़ी। किसकी नज़र? ब्रह्मदेव की नज़र। इसे एक ही नज़र में बहुत अच्छा लगा वो, और उसने अपनी बेटी की शादी किसके? सोमचंद के साथ करा दी। ठीक है दोस्तों, सोमचंद के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी इसने। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ विद्वानों का मानना ये है कि जैसे कि अजीत सिंह रावत है, अजीत सिंह रावत के अनुसार ये जो था कन्नौज के अंदर किसी चंदपाल राजा का भाई रहा होगा। और जब महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था तो ये कन्नौज से उत्तराखंड भाग कर आया था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोगों का कारण मानना ये भी है, कुछ इतिहासकारों का कारण जो भी रहा हो, ये उत्तराखंड आया था। इसकी नज़र ब्रह्मदेव की नज़र इस पर पड़ी। इसे ब्रह्मदेव को ये अच्छा लगा और ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी और दहेज में दे दी 300 नाली ज़मीन। ठीक है, जिस पर कि इसने चंद्रवंश की स्थापना करी, अपना राज्य शुरू कर दिया इसने वहाँ से, जो कि चंपावत क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंद्र राजवंश का अध्ययन जो है हम 2 भागों में करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला चंपावत काल और दूसरा अल्मोड़ा काल। अगर बात चंपावत काल की करेंगे हम तो सोमचंद्र से लेकर कीर्ति चंद्र तक जो है वो चंपावत काल रहा, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अल्मोड़ा काल पर। तो अल्मोड़ा काल की हम जब चर्चा करेंगे तो भीष्म चंद्र से लेकर और गोरखा आक्रमण तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम बात चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम चंपावत काल की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चंपावत काल की। ठीक है दोस्तों, अगर हम चंपावत की काल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सोमचंद के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सोमचंद की बात अगर हम करें तो शुरू में इसने मांडलिक राजा के रूप में कार्य किया था। मांडलिक राजा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये लोग कर दिया करते थे। ठीक है, नेपाल के एक डूटी राज है, डूटी राज्य के राजा को कर दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, और राजकीय कार्य हेतु जो इसने कार्की जाति को, बोरा जाति को और तड़ागी जाति को तथा चौधरी जाति को जो है बिठा दिया था, 4 धाम के रूप में स्थापित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और अपना वर्चस्व जो है इसने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। सोमचंद के द्वारा जो है राजभुंगा किले का निर्माण करा गया। ठीक है दोस्तों, और विधिवत रूप से इसने पंचायती राज व्यवस्था की भी जो है यही जन्मदाता माना जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था वो होती है जैसे कि गांव होता है, गांव में ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है। इनके कई एक भाग होते हैं, इसमें कई एक मुखिया होते हैं। मतलब हर एक पंचायत में एक मुखिया होता है, मुखिया के बाद उसके कई सदस्य होते हैं, और फिर वो उनके सदस्यों की पूरी एक समूह होता है, वो मिलकर जो है विकास का कार्य करते हैं। इस तरह से इन्होंने एक पंचायती राज की व्यवस्था की। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का अगर जन्मदाता कहा जाएगा तो जन्मदाता वो कौन होगा? सोमचंद ही होगा। ठीक है, व्यवस्था के तहत बूढ़ा या सायाणा परंपरा लागू थी। ठीक है, इसके यहाँ पे बूढ़ा या सायाणा की भी जो व्यवस्था थी वो लागू थी। और संभवतः 721 ईसा पूर्व में सोमचंद का निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका 721 में क्या हुआ? इसका निधन हो गया।
तो दोस्तों सोमचंद की मृत्यु के बाद राजा बना आत्मचंद। ठीक है दोस्तों, आत्मचंद के बाद पूर्णचंद बना और पूर्णचंद के बाद बना इंद्रचंद। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद संसार चंद, सुधा चंद, हमीर चंद, बीड़ा चंद तक जो है 7 राजा बने। ठीक है, फिर उससे आगे भी राजा बने। सबसे पहले हम बात करते हैं, आत्मचंद ने भी इतना कुछ खास कार्य नहीं किया और पूर्णचंद ने भी इतना कोई खास कार्य नहीं किया, तो इनके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बात करते हैं इंद्रचंद की। अगर हम इंद्रचंद की बात करें दोस्तों, तो इंद्रचंद जो था वो चौथे नंबर का शासक था चंदों का। ठीक है, कहा जाता है कि जो इंद्रचंद था, इंद्रचंद ने नेपाल की रानी से थोड़े कीड़े लेके आया था रेशम के, और उन्हीं के माध्यम से इन्होंने रेशम तैयार करा और रेशम तैयार करके इसने रेशम के कारखाने लगवाए। ठीक है, चंदों का सबसे पहला शासक यही था जिसने कि रेशम के कारखाने लगवाए। ठीक है दोस्तों, और ये जो है बोला जाता है कि रेशम को रेंगते समय बेबुनियादी झूठी खबरें फैलाने का प्रचलन भी इसके यहाँ पर ही था। ऐसा माना जाता है कि झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, झूठ बोलने से जो है क्या बोलते हैं, ये रेशम का जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा माना था। ऐसी कोई प्रथा थी, और उस झूठ बोलने की जो प्रथा थी उसको बोलते थे पटरंग वाली। ठीक है, क्या बोलते थे? पटरंग वाली। ऐसा माना जाता था कि जो झूठी खबरें फैलाना बहुत ज़्यादा अच्छा काम था इसके समय पे, इसका मानना था। ऐसे किसी पंडित बता दिया होगा, ऐसा इसकी मान्यता थी, ऐसा इसका मानना था कि अफवाहें फैलाओ और अफवाहें झूठी अफवाहें फैलाने से जो है व्यापार बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक बार ये कहीं पूजा पाठ कर रहा होगा, पूजा पाठ करते समय इसे एकदम से हंसी आ गई, तो सब ने पूछा, भाई तुम राजा जी आपको हंसी क्यों आ गई? तो ये बोला कि अरे वो महारानी भारत जो दिल्ली की जो महारानी है वो फिसल के गिर गई, उनका पाँव फिसला और वो गिर गई, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो ऐसी झूठी प्रथाएं, झूठी अफवाहें फैलाने का इनके यहाँ रिवाज था, और इस रिवाज को पटरंग वाली कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और माना जाता था कि झूठी खबरों से रंग पक्का हो जाता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीरचंद। अगर हम वीरचंद की बात करें दोस्तों, तो ये चंदों का ही एक राजा है वीरचंद, लेकिन इस चंद से पहले जो है खसों का राज था। ठीक है, और खसों के राज से पहले चंदों का राज्य था। चंदों का जो सबसे लास्ट वाला जो राजा था, खसों के आने से पहले का राजा था, जो उसका नाम था बीड़ा चंद। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? बीड़ा चंद। ये जो राजा था ये बहुत ही ऐसा राजा था कि ये बहुत ही भोग विलासी टाइप का राजा था। ठीक है, इसे लड़कियों को नचवाना, नृत्यिकाओं का नृत्य देखना, महिलाओं के साथ मतलब जो है दुर्व्यवहार करना, और इसी तरह से भोग विलास करना और शराब पीना, मदिरा इत्यादि का वो करना। जब भी कोई ऐसा राजा रहा है उसका पतन अवश्य निश्चित हुआ है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो हिंदुस्तान का राजा रहा हो, बात करें अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की या फिर मोहम्मद शाह रंगीला की, ठीक है, तो वहाँ पर भी उनका पतन हुआ है। और बात अगर हम कर रहे हैं बीड़ा चंद की, तो बीड़ा चंद का भी पतन हुआ है। ठीक है दोस्तों, बीड़ा चंद भोग विलासी राजा था, इसलिए खसों ने इसका फ़ायदा उठाया और खसों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और चंदों को हटाया और अपने आप राजगद्दी पर बैठ गए। ठीक है दोस्तों, अब खस जो थे, खसों ने पूरा 200 साल तक उत्तराखंड पर राज्य किया। ठीक है दोस्तों, माना जाता है कि जो खस थे वो चंदों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बेकार राजा थे, बहुत ही घटिया क्वालिटी के राजा थे। ठीक है, और इन्होंने पूरे 200 साल वहाँ की जनता का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया। ठीक है, वहाँ की जनता भी परेशान हो गई, वहाँ की जनता भी दुखी हो गई, और कहा जाता है तब जो है जनता के भी कुछ लोग आगे आ गए, कुछ पुराने सैनिक आगे आ गए, और कुछ चंद जो चंद हुआ करते थे, जो कुछ नेपाल भाग गए, कुछ इधर भाग गए, कुछ उधर भाग गए।
तो उनमें से भी कुछ चंद जो है वापस आके इकट्ठे होकर और गोष्ठियाँ करने लगे। ठीक है, तब जो था ये वीरचंद जो कि संसार चंद का वंशज या कोई रिश्तेदार रहा होगा। ठीक है, ये संसार चंद का कोई रिश्तेदार था, ये नेपाल में जाके बस गया था। तो इसे नेपाल से बुलाया। ठीक है दोस्तों, और नेपाल से बुलाकर इससे कहा कि हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे, तुम्हें राजा बनाएंगे। तो इस तरह से इसको आश्वासन दिया गया। और फिर इसने वीरचंद ने क्या करा, वीरचंद ने एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोन खड़ायत। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, सोन खड़ायत। एक व्यक्ति था सोन खड़ायत। सोन खड़ायत व्यक्ति जो था उसको इसने बहादुर के पद पर नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, किसके पद पर नियुक्त किया, बहादुर के। पहले बहादुर की जो पोस्ट हुआ करती थी वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो बहादुर के जो है पद पर इसने नियुक्त किया। और फिर उस तो दोस्तों सोन खड़ायत के नेतृत्व वाले दल ने चंपावत से लाकर इसको गद्दी पर बैठाया। ठीक है, और इसने सौपाल नामक एक खस राजा था उस समय, उसको हराया बुरी तरीके से, और पुनः चंद वंश का राजकाज जो था वो शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रूपचंद से त्रिलोकचंद तक राजाओं का कोई विशिष्ट कार्य देखने को नहीं मिला, जिससे इतिहास में इसे दर्ज भी नहीं किया गया। इसके बाद राजा बना नानकी चंद। अगर नानकी चंद की बात करें हम, तो दोस्तों नानकी चंद के समय जो था एक अशोक चल था, जो कि हमने कत्यूरी राजवंश में भी उसकी चर्चा करी थी। अशोक चल नाम का एक राजा हुआ करता था, उसने आक्रमण किया था। ठीक है, उत्तराखंड पर, और उसने उत्तराखंड को जो है जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, जो अशोक चंद नाम का एक अशोक चल, ठीक है, अशोक चल नाम का एक राजा था, इसने क्या करा, इसने उत्तराखंड को जीत लिया था। ठीक है, उत्तराखंड को जीतने के बाद इसने बिहार को भी जीत लिया। ठीक है, इसने बिहार को भी जीत लिया, जो कि बिहार के 3 अभिलेखों में और उत्तराखंड के 2 अभिलेखों में इसका वर्णन किया गया है कि जो अशोक चल राजा जो था, अशोक चल को शिवालिक का राजा या शिवाल दत्त का राजा भी कहा जाता था। ठीक, तो जो बिहार का जो बोध गया है, जो बोध गया जो एक अभिलेख है, उस बोध गया के अभिलेख में ये कहा गया है कि जो शिवालिक का अशोक चल था वो शिवालिक का राजा था या फिर शिवाल दत्त का राजा था। ठीक है, तो शिवालिक या फिर शिवालिक या फिर शिवाल दत्त, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है ये हमारे उत्तराखंड के लिए किया गया है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि उत्तराखंड शिवालिक किसे कहा जाता है या फिर शिवाल दत्त किसे कहा जाता है, तो ये उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, तो शिवालिक का राजा या फिर शिवाल दत्त का राजा अशोक चल को उस समय बोला जाता था। और अशोक चल का वर्णन जो है वो उत्तराखंड के 2 अभिलेखों में और जो आपका बिहार है, बिहार के 3 अभिलेखों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं 23वें शासक थोवर चंद की। ठीक है, अगर हम थोवर चंद की बात करें, क्योंकि शासकों का कोई भी सटीक एवं अभिलेखीय वर्णन उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे चंद वंश का संस्थापक माना है। बस इस वजह से ये थोड़े चर्चा में है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है कि ये थोवर चंद जो था इसने स्थापना करी है। ठीक है, ये संस्थापक है। कुछ का मानना है कि सोमचंद है। बस ये जो चर्चा में ये थोड़ा रहा है, इसीलिए ये थोवर चंद की जो है थोड़ी बहुत चर्चा करी गई है, और बाकी इसका कोई इतना विशेष कार्य है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं त्रिलोकचंद की। अगर हम त्रिलोकचंद की बात करें दोस्तों, तो त्रिलोकचंद ने छकाता यानी नैनीताल क्षेत्र को विजित करके भीमताल में एक किला बनवाया था। ठीक है दोस्तों, पहला काम तो इन्होंने ये भी करा था, इसलिए भी ये चर्चा में है। इसी शासक ने पाली 12 मंडल क्षेत्र में प्रथम बार अधिकार दर्ज किया था। ठीक है, जो पाली 12 मंडल का क्षेत्र है उसमें इन्होंने सबसे पहली बार अधिकार दर्ज किया था। ठीक है, इसके बाद राजा डमरूचंद, ठीक है दोस्तों, राजा डमरूचंद, धर्मचंद तथा अभयचंद राजा हुए, जिनका कि विवरण जो है वो उपलब्ध नहीं है। इस समय से ही जो है अभिलेखों को, अब जो अभिलेख हुआ करते थे,
जो सारी चीज़ें लिखित में नोट होनी चालू कर हो गई, ठीक है। अभिलेख शुरू हो गई यहाँ से ही। इससे पहले कि हमने कत्यूरी राजवंश पढ़ा, हमने कुड़िंद राजवंश पढ़ा। कुड़िंद राजवंश की जितनी भी जानकारियाँ हमें मिली हैं वो लिखित रूप में नहीं मिली। वो सारी जानकारियाँ हमें या तो मुद्राओं से मिली हैं या फिर पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली हैं। इसी तरह से हमें जानकारियाँ मिली कत्यूरी वंश की जो भी जानकारियाँ हमें मिली वो शिलालेखों से मिली या तो फिर आपकी ताम्र पत्रों से मिली, ठीक है दोस्तों। अब चंद वंश में भी अभय चंद से जो जितने भी पहले के राजा हैं उनकी जानकारियाँ पुरातत्व साक्ष्यों से ही मिली हैं, लेकिन अभय चंद के बाद के जितने भी राजा हुआ करते थे उन सब की लिखित वर्णन है, ठीक है। उनका लिखित में वो किया। तो वाकई में जो राजवंश की हमें शुरुआत होती है वो चंद वंश से ही होती है, ठीक है। चंद वंश से ही हमें सारी चीज़ें क्रम से मिलती हैं और वो भी अभय चंद के बाद से, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं गरुड़ ज्ञानचंद की, ठीक है। अगर हम गरुड़ ज्ञानचंद की बात करें तो ये चंदों में सबसे महत्वपूर्ण राजा रहा है। इसके द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे काम करे गए हैं और ये राजा बहुत ही बहादुर राजा के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। तो देखिए संभवतः ऐसा माना जाता है कि 1374 से 1420 तक ये एक मांडलिक राजा के रूप में इसने कार्य किया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अभय चंद के निधन के बाद जो है ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। किसके? अभय चंद के गद्दी के बाद इसे गद्दी पर बैठा दिया गया दोस्तों। और इसे ज्ञानचंद प्रथम या गुरु ज्ञानचंद भी कहा गया, ठीक है। इसे ज्ञानचंद प्रथम या गुरु ज्ञानचंद भी कहा गया। और ज्ञानचंद दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो गरुड़ ज्ञानचंद थे वो बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे और बहुत ही साहसी राजा हुआ करते थे। ऐसा मानना है कि जब दिल्ली में बादशाह फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे दरबार में, दिल्ली दरबार में, तब एक बार रोहिलखंडों ने जो है आक्रमण कर दिया, ठीक है। रोहिलखंडों ने आक्रमण कर दिया तो रोहिलों से बचने के लिए ये दरबार में गए और दरबार में अपनी मतलब जो है उनके सामने अपनी बात रखने के लिए गए, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो उस समय किसी गरुड़ के लिए निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनका निशाना लग नहीं रहा था। इन्होंने एक ही निशाने में गरुड़ को मार गिराया और गरुड़ नीचे गिर गया। इसलिए प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें गरुड़ की उपाधि जो थी दे दी थी, ठीक है। किसे? ज्ञानचंद को। तो ज्ञानचंद को गरुड़ और ज्ञानचंद दोनों नामों से इतिहास में जाना जाता है। और गरुड़ नाम जो है, गरुड़ नाम ही जो है इतिहासकारों ने इन्हें दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ नाम दिया और गरुड़ नाम से इन्होंने अपने जो राज का चिन्ह था, राज चिन्ह इन्होंने गरुड़ रखा, ठीक है। जिससे गरुड़ को देखकर बहुत सारे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि शायद ये जो होंगे ये विष्णु के उपासक रहे होंगे। बादशाह ने फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक ने बादशाह ने जो है प्रसन्न होकर माल की जागीर थी, माल की जागीर कुमाऊं राजा को सौंप दिया और गरुड़ की उपाधि जो थी उपाधि से इनको नवाजा। कत्यूरी शासकों के समय ही माल तराई भावर क्षेत्र कुमाऊनी शासकों के अधीन होने की बात जो है वो रखी गई थी, ठीक है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि जो 1951 के ताम्रपत्र हैं उसमें ताम्रपत्रों में इसने स्वयं को महाधिराज राजा की जो है उपाधि दी थी, ठीक है। और ये पहला शासक था जिसे महाधिराज की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। कहा जाता है कि जो ज्ञानचंद थे, ज्ञानचंद के समय जो ये जो था नीलू कड़ायत वीरभद्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। और इसे कुमैया या खिल्लत इत्यादि उपाधियाँ धारण इसको मिली थी, बहुत सारी उपाधियाँ इसको मिली थी। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि खिल्लत को सिरोपाव कहते थे, जिसमें सिर की पगड़ी, पटका और जावा दिया जाता था, ठीक है। जो भी बहादुरी के काम करते थे तो उन लोगों के लिए ये पगड़ी, पटका और जावा दिया जाता था। और किल्लत विशेष पोशाक थी। किल्लत की एक खिल्लत जो थी, खिल्लत एक प्रकार की विशेष पोशाक थी जो कि दिल्ली दरबार में राजाओं के द्वारा दिए जाने की प्रथा थी। जो भी सैनिक या सेनापति जो भी उनके यहाँ काम करते थे और युद्ध में वो सबसे ज़्यादा वीरता दिखाते थे तो उन्हें ये चीज़ें दी जाती थी बहुत ही सम्मान के साथ। ये बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता था उन सैनिकों के लिए, ठीक है।
जस्सा कमलेखी को बहकावे में आकर राजा द्वारा नीलू कटायत की हत्या कर दी गई। एक जस्सा कमलेखी था, इसके द्वारा गलत फहमियाँ भर दी गई। इस गलत फहमियों के द्वारा गलत फहमियाँ भर दी गई, क्योंकि नीलू कटायत जो था, नीलू कटायत के बगैर ज्ञानचंद कुछ नहीं था। ठीक है, तो ज्ञानचंद जो था, ज्ञानचंद का बहुत ही मजबूत स्तंभ जिसे कहते हैं, वो जो था नीलू कटायत। ठीक है, सारे युद्ध, सारी चीज़ें, सब कुछ इसके बगैर वो शायद कम कर पाता। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा योद्धा था, इसके वजह से बहुत उसका विस्तार होता चला जा रहा था। ये बात जो थी वो जस्सा कमलेखी को पसंद नहीं आई, और जस्सा कमलेखी ने भड़का दिया ज्ञानचंद को। ठीक है, नीलू कटायत के खिलाफ। नीलू कटायत और उनके बीच में इसने जो थी वो मतलब गलत फहमी का बीज बो दिया, और इस तरह गलत फहमी इस हद तक चली गई कि उस गलत फहमी में नीलू कटायत की हत्या कर दी। नीलू कटायत जो था उसने रोहिलों को भगाया था। नीलू कटायत ही एक ऐसा सेनापति था जो बहुत ही बहादुर सेनापति माना जाता था, और ये ज्ञानचंद का बहुत ही ईमानदार सेनापति था। ऐसा सेनापति था जिसे कि जो ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकता था। ठीक है, ज्ञानचंद ने ही इसे आदेश दिया और इसको तराई क्षेत्रों में भेज दिया रोहिलखंडों के साथ युद्ध करने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए। ठीक है, तो इसके द्वारा बहुत सारे युद्ध भी जीते गए, और इसने इसके ही नेतृत्व में, और इसने जो है रोहिलखंडों को मार भगाया। और रोहिल ज्ञानचंद नीलू कटायत पे इस हद तक भरोसा किया करता था। एक समय था गलतफहमी होने से पहले कि जब एक बार बहुत युद्ध चल रहा था। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि किसी पे भरोसा करने लायक ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि किसी पे भरोसा किया जाए, भरोसा ना करने लायक ऐसी कंडीशन ही नहीं थी। तो खाना किससे बनवाए भैया, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने नीलू कटायत को खाना बनाने का काम दिया। तो नीलू कटायत ने खाना बनवाने का तक काम किया था। ठीक है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि जो नीलू कटायत था, नीलू कटायत को रौद्र भूमि दे दी गई थी। रौद्र भूमि जो थी, रौद्र भूमि उन सैनिकों के लिए दी जाती थी जो बहुत ही बहादुर हुआ करते थे। तो गलतफहमी होने के बाद इसे रौद्र भूमि भी छीन ली गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ध्यानचंद की। ध्यानचंद या फिर उद्यानचंद। ठीक है, इसे दो नामों से जाना जाता है, इसका नाम ध्यानचंद भी है और इसका नाम उद्यानचंद भी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो था, जो उद्यानचंद या फिर ध्यानचंद जो था, वो ज्ञानचंद का नाती पोता था। ठीक है, इसके पुत्र का पुत्र था ये। उसका जो इस ध्यानचंद का पिता था, उसने कुछ खास कार्य नहीं किए, लेकिन जो उद्यानचंद था ये राजा बना। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ज्ञानचंद के द्वारा नीलू कटायत के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया जिसने कि अपना पूरा जीवन उस पर ही समर्पित कर दिया था, और उसके राज्यकाल को ही समर्पित कर दिया था, जिसने इतनी ईमानदारी से कार्य किया था। लेकिन एक गलतफहमी के कारण उसने उसको मार दिया और उसके बेटों की आंखें फोड़ दी, दोनों बेटों की। ठीक है, ज्ञानचंद्र के द्वारा उस समय आंखें फोड़ने का रिवाज चला करता था। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ की जो जनता थी और वहाँ के जो लोग थे वो लोग इन्हें अच्छा नहीं मानते थे। तो इस वजह से ध्यानचंद उर्फ ध्यानचंद के द्वारा प्रायश्चित किया गया। प्रायश्चित करने के मनसा लेकर ये जो तो ये उस बात को लेके जो था ध्यानचंद्र पश्चाताप करना चाहता था। ठीक है, प्रायश्चित करना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए इसने पूरे बहुत ही धर्म कर्म वाला राजा था ये, और इसने अपने समय में ध्यानचंद्र के द्वारा जो था, चंपावत है एक जगह, चंपावत में बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण इसने करवाया। मतलब बालेश्वर मंदिर जो है उसका प्रारंभ इसने ही करवाया था। ठीक है, हालांकि वह मंदिर को पूरा विक्रम सिंह ने करवाया, लेकिन उसकी शुरुआत ध्यानचंद्र के द्वारा उर्फ उद्यानचंद्र के द्वारा करवाई गई थी। इसके बाद हरीशचंद, विक्रमचंद, कल्याणचंद राजाओं ने शासन किया। ठीक है, अब बात करते हैं विक्रमचंद के समय माल क्षेत्र में सुल्तान मुबारक शाह की सेना द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, बात करते हैं विक्रमचंद्र पर। अगर हम विक्रमचंद्र पर बात करें दोस्तों, तो विक्रमचंद्र एक ऐसा राजा हुआ करता था जो ये फिर से भोग विलासी राजा हो गया। ठीक है, अब क्या था, पहले जो भोग विलासी राजा आया चंदों में, वो था बीड़ा। ठीक है, बीड़ा चंद भोग विलासी राजा था। इसने अपने भोग विलास से क्या करा,
अपना गद्दी छिनवा दी और खसों ने आके आक्रमण किया और खसों ने इसको हटाया गद्दी से और अपने आप गद्दी पे बैठ गया और 200 साल तक वहाँ की जनता का शोषण किया, क्योंकि ये बहुत अत्याचारी राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या है, अब आया फिर से विक्रमचंद। अब ये विक्रमचंद है, विक्रमचंद भी इसने कुछ कुछ कार्य करवाए, लेकिन ये भी भोग विलासी राजा हुआ। ठीक है, अब जहाँ भी भोग विलासी राजा होता है, जो शराब स्त्री इत्यादि चीज़ों में पड़ जाता है, वो हमेशा उसका नाश ही हो जाता है। ठीक है, वो चाहे राजा हो या साधारण पुरुष हो, सबका नाश ही होता है। इसी तरह से विक्रमचंद का भी नाश हुआ और विक्रमचंद के जो भतीजा था भारती चंद, उसने इस बार इस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसे गद्दी से हटाया और गद्दी पर खुद बैठ गया। ठीक है, अब और उस समय इधर उधर से भी बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे और उसी समय सुल्तान मुबारक शाह के सेना के द्वारा भी आक्रमण किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं भारती चंद पर। अब भारती चंद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारती चंद पर बात करें दोस्तों, तो ये चंदों में सबसे पहला राजा है जो कि मांडलिक नहीं है। ठीक है, जो कि स्वतंत्र राजा है, ये किसी पे को भी टैक्स नहीं देता था। ये स्वतंत्र राजा है, इसने युद्ध करा, युद्ध करके इसने लड़ाई करी, कई क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में मिला लिया और इसने ये स्वतंत्र राजा बना है। तो प्रश्न बन जाता है कि चंदों में सबसे पहले स्वतंत्र राजा कौन सा था, तो वो था भारती चंद। ठीक है दोस्तों, इसने कर देना उचित नहीं समझा और इसने कर नहीं दिया, ये स्वतंत्र हो गया और इसने क्या करा, इसने 12 वर्ष तक इसका युद्ध चला और इसने डोटी राज्य पर इसने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण की शुरुआत जो थी वो इसी ने करी थी और डोटी राज्य पर इसका आक्रमण हुआ और डोटी राज्य पर आक्रमण करने के बाद 12 साल तक ये जो था युद्ध जो था वो चला। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इसने सोर एक राज हुआ करता था, तो सोर का जो राजा था वो विजयबम था। ठीक है, तो सोर के जो राजा हुआ करते थे, सोर के राजाओं पर भी इन्होंने आक्रमण किया, अपने अधीन कर लिया और सीरा पर भी इन्होंने आक्रमण कर लिया। ठीक है, और सीरा राज्य को भी इन्होंने जीत लिया। ठीक है, वहाँ पर कोई उस समय शायद कोई संसार मल राजा हुआ करते होंगे और 12 वर्षों तक जो है युद्ध इनका डोटी से लगातार चलता रहा। माना जाता है कि 12 वर्षों तक जो सैनिक थे वो अपने अपने घर नहीं गए थे। उन सैनिकों में कई सैनिक ऐसे भी रहे होंगे जो 20-22 साल की उम्र के रहे होंगे, जो 21 वर्ष के रहे होंगे, 18 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, कोई 30 वर्ष का रहा होगा, इस तरह से रहे होंगे। तो 12 वर्ष तक बहुत से जिनकी शादियां नहीं हुई होंगी, बहुत से जिनकी हो भी गई होंगी, तो 12 वर्ष तक वो पुरुष जो थे वो अपने घरों को वापस नहीं गए थे। तो राजा जो था, जो भारती चंद ने एक प्रथा चालू कर दी थी। ठीक है, वह ऐसी प्रथा थी जिसका नाम था कटकालिका प्रथा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? उस प्रथा का नाम था कटकालिका प्रथा। ये प्रथा क्या हुआ करती थी दोस्तों, क्योंकि कोई भी सैनिक 12 साल तक युद्ध में लगे हुए थे, 12 साल से डोटी में युद्ध कर रहे थे और घर को वापस नहीं गए थे, तो इसलिए राजा ने ये कटकालिका प्रथा चालू करी थी। इस प्रथा में ये हुआ करता था कि जो भी पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि बिना शादी के किसी भी स्त्री को रखना अपराध माना जाता था, लेकिन राजा ने कटकालिका प्रथा शुरू कर दी और इस कटकालिका प्रथा में जो था वहीं की जो स्थानीय स्त्रियां हुआ करती थी उन्हें बिना शादी के रख सकते थे। तो इनके जो सैनिक हुआ करते थे, इनके मंत्री संतरी हुआ करते थे, उन सबने वहीं की स्त्रियों को अपने साथ बिना शादी के रखना शुरू कर दिया। ठीक है, जिनके द्वारा इनके संतानें भी पैदा हुई। ठीक है, और इन्होंने फिर जब ये लोग युद्ध जीत गए 12 साल के बाद, जब ये लोग घर को वापस आए तो वो अपना पूरा परिवार जो बसाया था उन लोगों ने, वो पूरा का पूरा वहीं छोड़ आए। ठीक है, उस बसे बसाए परिवार को नाम मिला नायक जाति का। ठीक है, काय का? नायक जाति का, जिससे कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। इस नायक जाति के भी कई एक संघर्ष मिले हैं, जिन नायक जाति ने बहुत सारे संघर्ष करे हैं। ठीक है, तो इसको मिला था नायक जाति का। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं।
पूर्व शासकों की निरंकुशता के कारण विक्रमचंद के समय जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जिसका लाभ उठाकर कली कल्याण चंद के समय भारती चंद ने विद्रोह करा और गद्दी पर बैठ गया। उसने अपने भारती चंद ने डोटी नरेश नागमल के विरुद्ध युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और फिर उसके बाद जो 12 वर्षों तक चला, इसी युद्ध में सैनिकों ने स्थानीय महिलाओं के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है दोस्तों, जिससे नायक जाति का उद्भव हुआ और उन्हें कटकावाली संतानें भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया, जैसे पूरी कहानी सुनाई आपको, वही उसी का नतीजा है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रतन चंद की। अगर हम रतन चंद की बात करें दोस्तों, तो भारती चंद ने जीवन काल में ही अपने पुत्र रतन चंद को गद्दी पर बैठा दिया था। ये जो रतन चंद था, ये रतन चंद जो था वो भारती चंद का पुत्र था और उसने अपने जीते जी इसको अपनी गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, रतन चंद ने सारे क्षेत्र में भू बंदोबस्त करवा दिया। इसने क्या करा, सब में भू बंदोबस्त करवा दिया। और इसके राजकर्मी श्री जयंता किराल ने बंदोबस्त करवा दिया। ठीक है, यह पूरे उत्तराखंड में बंदोबस्त का प्रथम प्रयास माना जाता है। जयंता किराल की पत्नी के सती होने की कथा भी सोर क्षेत्र में प्रचलित है। दोस्तों, ये बंदोबस्त क्या है? देखिए, बंदोबस्त क्या है ये भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, बंदोबस्त एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार हुआ करते थे। जमींदारों को एक निश्चित राशि जो थी वो भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, और जमींदारों की मृत्यु के पश्चात इसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, तो उत्तराधिकारियों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त हो जाता था? स्वामित्व। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देनी पड़ती थी। ठीक है, नहीं तो उनकी ज़मीन जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था और इसे भू बंदोबस्त भी कहा जाता था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कीर्ति चंद पर। अगर हम कीर्ति चंद पर बात करें दोस्तों, तो कीर्ति चंद इतिहासकारों के अनुसार 1400 इसका जो राज्यकाल था वो 1487 से लेकर 1505 तक इसका राज्यकाल जो था वो रहा। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो था वो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और इसने 12 मंडल को जीता। ठीक है, इसने 12 मंडल को जीता और इसके साथ ही स्थित बनगढ़ी देवी के पूर्व में बिसौत कोट को जीता, खगमरा कोट को जीता, स्नयूरा कोट को जीता और इस तरह से इसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया। ठीक, तो दोस्तों प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला नरेश कौन था? तो वो था कीर्ति चंद। ठीक है दोस्तों, कीर्ति चंद की नज़र सबसे पहले गढ़वाल की ओर गई। इसने सबसे पहले गढ़वाल को जीता। ठीक है, और इससे पहले किसी भी राजा की नज़र गढ़वाल की तरफ नहीं गई थी, लेकिन इसके बाद बहुत से राजाओं गई, लेकिन सबसे पहले कीर्ति चंद की ही गढ़वाल की तरफ नज़र गई। ठीक है, इसने 12 मंडल को जीता। ठीक है, इसने पाली, फलकूदा और कुलसा कोटी को जीता और इसने ये जो अजय पाल का जो वर्णन है कि बद्री दत्त के अनुसार इसने अजय पाल को हराया और अजय पाल को हराने के बाद कुछ समय के बाद अजय पाल और इनके बीच में कोई संधि भी हुई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कीर्ति चंद के बाद राजा प्रताप चंद और ताराचंद, मणिचंद, कल्याण चंद तथा पूर्णचंद और पूरन चंद भी थोड़े थोड़े दिनों के लिए अल्पकालीन शासक बने। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नमस्कार।